फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सब्जेक्ट है आपका सेकेंड ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत। और इस सब्जेक्ट का जो अध्ययन करते हैं वो सभी बच्चे करते हैं, अर्थात HI, VI और IDD। HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, VI विजुअल इम्पेयरमेंट और IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, ये तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है आपका कॉमन कोर्स के रूप में अभी तक इसमें जो हम लोगों ने तैयारी की है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है और ट्रू एंड फॉल्स की है। और ये सारे वीडियोज आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी चैनल पर ही मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चाहे आपको सेकेंड ईयर के पूरे नोट्स चाहिए या आपको फर्स्ट ईयर के पूरे नोट्स चाहिए, वो सभी आपको वहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने कर लिया है। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो वो हमारा केवल और केवल यूनिट फर्स्ट से सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिए जाएंगे, लेकिन इसमें आपके जो अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, इसमें आपके 25 चैप्टर होते हैं टोटल आपके इन 5 यूनिट में। तो आपके फर्स्ट यूनिट में 5 चैप्टर होते हैं और इन पांचों चैप्टर से जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंस भी होंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल भी सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति और संस्थाएं, इसके बारे में हमें जानना है और इसी से रिलेटेड जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इस यूनिट से वो हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे। तो शिक्षा का अर्थ होता है कि ज्ञान, कौशल, मूल्य और आदतें अर्जित करने की प्रक्रिया। यानी कि किसी भी बच्चे को आप जब उसे ज्ञान देते हैं, उसको कौशल सिखाते हैं, उसके मूल्यों को आप साध्य करते हैं या फिर उसकी आदतों को आप बदलते हैं। अगर बिहेवियर प्रॉब्लम दिख रहा है कहीं भी तो आप उसको कहीं ना कहीं सुधार करते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? वो सभी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित करें। तो शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत विकास होता है। सबसे पहले किसी भी बालक का उसका व्यक्तिगत विकास जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। सामाजिक एकीकरण भी होता है, आर्थिक उत्पादकता होता है और सांस्कृतिक संरक्षण भी इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि 21वीं सदी में भारत में शिक्षा किस प्रकार विकसित हुई। तो 21वीं सदी में भारत में जो शिक्षा था वो डिजिटल शिक्षा था, योग्यता आधारित शिक्षा था और समग्र विकास पर ये केंद्रित था। तो आपको 21वीं सदी में जो शिक्षा का प्रकार लिखना है वो आपको 3 प्रकार से लिखना है: डिजिटल शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा और समग्र विकास पर केंद्रित शिक्षा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर बताएं। तो औपचारिक जो शिक्षा होती है ये व्यवस्थित शिक्षा होती है और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जीवन के अनुभवों के माध्यम से होती है। गैर औपचारिक शिक्षा जो होती है वो औपचारिक प्रणाली के बाहर संगठित शिक्षा होती है।
इसका मतलब ये होता है कि औपचारिक शिक्षा जो कि विद्यालयी शिक्षा होती है, आप विद्यालय में जा कर के टीचर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक संस्था होती है, उसमें एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दी जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा ये होता है कि जो आपको माँ के द्वारा शिक्षा मिलती है या घर के सदस्यों के माध्यम से आपको शिक्षा मिलती है, या फिर कह लीजिए कि आप अपने समाज में रह कर के जो कुछ देख कर के सीखते हैं, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। और गैर औपचारिक शिक्षा होती है, ये औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर दी जाती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि शिक्षा के कार्य क्या हैं। तो शिक्षा का कार्य ज्ञान का संचार करना होता है, कौशल विकसित करना होता है बच्चों के अंदर, और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होता है, और साथ ही समाजीकरण को भी यहाँ पे बढ़ावा देना होता है। शिक्षा आप किसी भी बच्चे को देंगे तो उसके कौशल को सबसे पहले आप विकसित करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक उसके कौशल विकसित नहीं होंगे वो और भी चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। उसमें सामाजिक कम्युनिकेशन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। लेकिन जब उसमें कौशल विकसित होंगे तो फिर वो उसका सामाजिक समन्वय संबंध हुआ, या फिर कह लीजिए आलोचनात्मक सोच हुई, या समाजीकरण हुआ, ये सभी चीज़ें उसकी बढ़ती जाएंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षा के तरीकों की व्याख्या करें। तो नियमित शिक्षा भौतिक कक्षाओं में एक निश्चित कार्यक्रम का पालन करती है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में लचीली अध्ययन जो पद्धतियाँ होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। और ऑनलाइन शिक्षा में इंटरनेट के माध्यम से संचालित की जाती हैं सारी चीज़ें। और मिश्रित शिक्षा में ऑनलाइन और पारस्परिक या कह लीजिए या पारंपरिक जो पद्धतियाँ होती हैं उन सभी का समायोजन होता है। आप जानते ही हैं कि जो नियमित शिक्षा होती है उसको एक कक्ष में बिठा करके एक पूरी योजना बना करके एक कार्यक्रम बनाया जाता है, उसके तहत ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। इसमें मुक्त शिक्षा भी होती है जिसको दूरस्थ शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और जिसमें शिक्षा की सभी पद्धतियों का पालन होता है। लेकिन जो ऑनलाइन शिक्षा है, जैसे कि आप लोग गूगल मीट के माध्यम से क्लासेज अटेंड करते हैं, या फिर आप जो जूम ऐप से अटेंड करते हैं, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, ये सारी शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? ये आपके इंटरनेट के माध्यम से कराई जाती है। और मिश्रित शिक्षा में ऑनलाइन और जो आपके भौतिक परिवेश में शिक्षा दी जाती है वो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि मुख्य धारा, समावेशी और विशेष विद्यालयों के बीच का वर्णन करें। तो मुख्य धारा के जो विद्यालय नियमित कक्षाओं में बिना दिव्यांगता वाले छात्रों को शिक्षा देते हैं, और समावेशी विद्यालय गैर दिव्यांग साथियों के साथ दिव्यांग छात्रों को भी शिक्षा देते हैं, और विशेष विद्यालय जो होते हैं केवल दिव्यांग छात्रों को ही शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वहाँ पे दिव्यांग छात्रों को भी और सामान्य छात्रों को भी एक साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाता है। और मुख्य धारा वाली शिक्षा में आपके यहाँ पे नियमित कक्षाएं में बिना दिव्यांगता वाले छात्रों को ही यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, अर्थात ये कह लीजिए कि केवल इसमें सामान्य छात्रों को ही शिक्षा दी जाती है। और इसमें आपके गैर विशेष विद्यालय की बात करेंगे। गैर दिव्यांग तो आपके समावेशी विद्यालय में होते हैं और दिव्यांग भी होते हैं, लेकिन विशेष विद्यालय में केवल दिव्यांग छात्रों को शिक्षा दी जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुख्य धारा की शिक्षा होती है उसमें सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके सामान्य और दिव्यांग दोनों होते हैं, और विशेष शिक्षा में केवल आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि घर आधारित शिक्षा क्या है। तो घर आधारित शिक्षा में माता पिता शिक्षक बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय घर पर ही शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि ट्यूशन देना। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए घर पे ही किसी टीचर को बुलाते हैं शिक्षा देने के लिए, तो वो आपका घर आधारित या गृह आधारित इसको शिक्षा कहते हैं।
जहाँ पे माता पिता सपोर्ट कर रहे होते हैं और शिक्षक के माध्यम से बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो सरकारें शिक्षा नीतियाँ बनाती हैं और शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करती हैं तथा शैक्षिक मानक और पहुंच सुनिश्चित करती हैं। यानी कि सरकार इसमें क्या क्या चीज़ें करती है। सरकार सबसे पहले शिक्षा की नीति बनाती है, फिर उसमें धन डोनेट करती है या कह लीजिए कि धन देती है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर उसके कुछ मानक तैयार करती है और फिर बच्चों की पहुंच को वहां तक सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा कि शिक्षा में गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें। तो गैर सरकारी एजेंसियां जो हैं ये अनुपूरक संसाधन उपलब्ध कराती हैं और शैक्षिक सुधारों की वकालत भी करती हैं तथा हाशिए पर पड़े समुदायों की शिक्षा तक पहुंच में ये सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि विभिन्न समाजों में शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य अगर हम देखें तो किसी समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और सामाजिक अपेक्षाओं को ये प्रतिबिंबित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि 21वीं सदी में शिक्षा प्रणालियों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों में तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना, समानता संबंधी अंतराल को दूर करना और छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कि आजीवन शिक्षा की अवधारणा को समझाइए। तो आजीवन जो शिक्षा होती है इसका मतलब ये होता है कि औपचारिक विद्यालयी शिक्षा से परे, यानी कि जीवन भर आप जो अनुभव के माध्यम से सीखते रहते हैं और जो अपने एक्टिविटी के माध्यम से सीखते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आजीवन शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में किस प्रकार योगदान देती है। तो शिक्षा जो है व्यक्तियों को नौकरी के बाजार में मूल्यवान योग्यताएं और कौशल प्राप्त करके अपनी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको एक तरीके से सुधारने का संपूर्ण अवसर प्रदान करती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से आप जानते हैं कि जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी आप आगे किसी पद तक जाएंगे और उसकी गरिमा आपके उस समाज में बनी रहेगी। उससे आपको पैसे का भी लाभ होगा, आर्थिक धन भी प्राप्त होगा और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, आपका गौरव बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप एक अच्छे पहचान के रूप में अपनी छवि को वहाँ पर कायम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाइए। तो वैश्वीकरण ने सूचना तक पहुंच अपनी बढ़ाई है, सीखने के अवसरों में विविधता लाई है और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी ये बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि शिक्षा में पाठ्यक्रम विकास का क्या महत्व होता है। तो शिक्षा में पाठ्यक्रम विकास जो है वो छात्रों की शिक्षा को आकार देता है, विषय वस्तु की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करता है तथा शैक्षिक लक्ष्यों के साथ में संरेखित करता है। मतलब यह है कि ये विषय वस्तु जो होता है पाठ्यक्रम, एक तरीके से उस पाठ्यक्रम को ये निर्धारित करते हुए बच्चों को शिक्षा दे करके उनके लक्ष्यों तक ये पहुंचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि शैक्षिक समानता की अवधारणा को समझाइए। तो शैक्षिक समानता का अर्थ ये होता है कि सभी छात्रों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी स्थिति से वो आए हों, चाहे वो गरीबी से आए हों, अमीरी से आए हों या किसी भी सिचुएशन से आए हों, सफल होने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक उनको भी वहाँ पे अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रौद्योगिकी शिक्षण और अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो प्रौद्योगिकी जो है वो आपके अनुदेशात्मक वितरण को बढ़ावा देती है और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव को भी ये सुगम बनाती है। यानी कि जो बच्चा या व्यक्ति आपने अनुभव लिया रहता है उसके माध्यम से फिर इसके लिए सारी चीज़ें आसान होती हैं और शैक्षिक संसाधनों तक भी इसके पहुँच को ये बढ़ाती है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं वो एक तरीके से सहायक वातावरण बनाते हैं और विविध शिक्षण आवश्यकताओं को यहाँ पे समायोजित करते हैं। यानी कि जो विविध प्रकार के आपके पाठ्यक्रम होते हैं उन सभी को यहाँ पे वो शिक्षा देने के लिए सुगम बनाते हैं और उस तरीके का एक माहौल बनाते हैं, वैसा वातावरण दिया जाता है जिसमें बच्चे स्वयं को कंफर्ट रखते हुए वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक तरीके से शिक्षक और छात्रों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो पाता है। वहाँ पे बाद में छात्रों के बीच में स्वीकृति और सम्मान दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि कौन सी रणनीतियाँ हैं जो विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं। तो अगर हम रणनीति की बात करें तो यहाँ सीखने के लिए जो सार्वभौमिक डिजाइन अपनाना होता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, वो शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रदान करता है और स्वीकृति की संस्कृति को भी ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि विशेष शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो विशेष शिक्षा जो है ये व्यक्तिगत अनुदेशन और सहायता सेवाओं के माध्यम से ही दिव्यांग छात्रों की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं को ये पूरा करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 22, भारत में विशेष शिक्षा को नियंत्रित करने वाली कानूनी जो ढांचे हैं वो क्या हैं। तो कानून के जो यहाँ पे नियम बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं दिव्यांग बच्चों के प्रति में। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की हम बात करें तो समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है तथा दिव्यांग छात्रों के लिए ये सुविधाएं और सहायता दोनों सेवाएं प्रदान करता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो दिव्यांगता है वो 21 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि शैक्षिक नीतियाँ विद्यालय प्रशासन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तो शैक्षिक जो नीतियाँ होती हैं वो विद्यालय प्रशासन में संसाधन आवंटन या पाठ्यक्रम नियोजन या फिर निर्णय लेने का जो मार्गदर्शन करती हैं इसके माध्यम से वो प्रभावित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि शिक्षा में माता पिता की भागीदारी के महत्व को समझाइए। तो अभिभावकों की भागीदारी से विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ती है, विद्यालय की पहल को समर्थन मिलता है तथा विद्यालय घर के बीच सकारात्मक साझेदारी को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, उसको फिर से समझाया जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में अपना बेटर प्रदर्शन कर सकें। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शैक्षिक प्रथाओं में नैतिक विचार क्या हैं। तो नैतिक विचार में छात्र विविधता का सम्मान करता है, यानी कि जो उसके आसपास और भी स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी कल्चर से आए हुए होते हैं, काफ़ी अलग अलग परिवेश से आए हुए होते हैं, तो उस चीज़ का सम्मान करना आना चाहिए, उसको गोपनीयता बनाए रखना आना चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ में समान व्यवहार सुनिश्चित करना ये भी शामिल होता है इसमें। तो इसी के साथ में हमारा ये यूनिट फर्स्ट का जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए थे वो सभी कंप्लीट होता है और इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पेपर की तैयारी करते रहें। PDF अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।